नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और अपने दर्शकों से क्षमा चाहते हैं। काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणी आ रही थी, वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज कुछ विशेष कारणों की वजह से थोड़ा कार्यक्रम को विलंब से शुरू करना पड़ा। लेकिन देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। बाज़ार लेकिन थोड़ा सा दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज हमने देखा कि 19,600 का भी स्तर टूटता हुआ दिखाई दिया। 19,660 पे आज बाजार खुला निफ्टी, और उसके बाद से हमने देखा कि करीब 30-35 अंकों की मजबूती देखने को मिली। 19,695 के स्तर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली। पहले 19,700 का लेवल कल ही हमने देख लिया था कि संभाल नहीं पाया था, और आज जो है 19,600 का भी लेवल टूटता हुआ दिखाई दिया। 19,564 ये आज का इंट्राडे लो है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो लोअर लेवल से 36-37 अंकों की रिकवरी है। अभी अगर हम देखें तो 19,602 का स्तर देखने को मिल रहा है। और अभी निफ्टी में 25 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं। 25 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन एक्शन है, एक्शन बहुत सारे शेयरों में है। तेजी का एक्शन है, जहाँ पर नतीजे अच्छे आए हुए हैं। कहाँ पर हैं वो हम आपको बताएंगे बजेंगे स्टॉक्स के अंदर। यथार्थ के आईपीओ में क्या करना चाहिए ये आपको बताएंगे 1:45 में। वाह क्या आईपीओ है में। बाकी आपके प्रश्नों के उत्तर लगातार हम आपको देंगे ही, आप भी अपने प्रश्न पूछिए। लेकिन सबसे पहले रूबरू करा देते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका। और कल का कार्यक्रम हम जब कर रहे थे तो बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आई कि रवि जी कहाँ हैं, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने कार्यक्रम के दौरान ही बताया कि आप लोग परेशान मत होइए, कल रवि जी आ जाएंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं रवि जी आकर के सुलझाएंगे। सबसे पहले तो बाजार पर ही टिप्पणी सर, 19,600 भी आज टूटता हुआ दिखाई दिया। घबराने का वक्त है, अभी खरीदने का वक्त है, क्या करें इस बाजार में? पहले तो विपुल जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे आप उन दर्शकों से भी क्षमा मांगूंगा। कल मैं प्रोग्राम आपने मुझे बोला था, लेकिन बट कुछ परेशानियों की वजह से नहीं कर पाया, इसीलिए आज आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो फिलहाल बहुत बहुत आपको जो है वो आपसे क्षमा मांगूंगा। लेकिन फिलहाल मार्केट के व्यू पे आते हैं। देखिए, मार्केट इस समय एक रेंज में यहाँ पर एक्टिविटी कर रहा है। अब रेंज में एक्टिविटी करने का मतलब है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। यानी कि अगर मैं आज जो लोग अभी देख रहे हैं उनके हिसाब से बताऊं तो आपको 19,586 के पास निफ्टी का क्लोजिंग अभी चल रहा है। 620-22 आता है तो शॉर्ट बनता है, लेकिन 550 आता है तो लॉन्ग बनता है। ये हो गया एकदम छोटा सा रेंज जिसमें आप 10-20 रुपए का जो है वो रेंज लगाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, शायद हो सकता है जल्दी से लोग सुन ना पाए हों। मैं आज आपको जो बता रहा हूं ये ट्रेड, मैं 2 लोगों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। विपुल जी, 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आराम से। पहले पहले उन लोगों के लिए जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं और छोटी छोटी जॉबिंग करते रहते हैं, उनके लिए मैंने कुछ फार्मूला डेवलप किया है, और कोशिश करूंगा अगली बार आपसे फार्मूला पहले शेयर कर लूंगा, जिससे कि आप ग्राफिक्स के माध्यम से हम उसे दिखा सकें। सकें। बिल्कुल सही बात सर, जी जी जी, अभी आज का जो रेंज निकला है, जैसे मैं इस समय अभी निफ्टी की रेंज मैंने बताई आपको कि इस समय 19,600 के पास चल रहा है। 622 के पास आता है तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस से आप सेल करके चलिए। ये है इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से। और वापस नीचे 570, 550-60 के बीच में आता है तो बाय कर लीजिए, और फिर 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और बाय करके चलिए वापस से 640-650 के रेंज के लिए। तो छोटी छोटी रेंज में आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं जो ट्रेड इन्वेस्टर है उनके लिए लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए, निफ्टी के इस समय जो ओआई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो क्लियर कट एक इंडिकेट कर रहे हैं कि अपर साइड पे कहीं ना कहीं से अब रेजिस्टेंस बार बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप 19,700 का कॉल का ओवाई देखिए, 19,800 के कॉल का ओवाई देखिए, 19,900 के कॉल का ओवाई देखिए। तो लोअर साइड पे सपोर्ट कहां पर है? 19,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से नजर आ रहा है जी। अब यहां पर आपको ये मान के चलना है कि अभी मार्केट में निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन जो अर्निंग्स आ रही हैं और जो मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक्स भाग रहे हैं उन पे फोकस करिए। और ये प्रोग्राम उन्हीं स्टॉक्स को फोकस करते हुए है, तो बने रहिए पूरे प्रोग्राम में। हम लोग चर्चा करते रहेंगे कौन से स्टॉक में आपको गोता लगाना है और कौन से स्टॉक में आपको तैरना है।
तो बिल्कुल आप इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बने रहिए आखिर तक, और जो आपके प्रश्न आएंगे उसके उत्तर तो मिलेंगे ही, लेकिन रवि जी के पसंदीदा शेयर भी आपको मिलेंगे, और ये कार्यक्रम के अंत तक आप बने रहेंगे तभी जान पाएंगे कि इस भारी उतार चढ़ाव वाले बाजार में अच्छे शेयर कौन से हैं। कुछ एक दर्शकों के प्रश्न आने लगे हैं, तो जरा कुछ एक दर्शकों को जरा हम शामिल करते हैं, और ऋषु श्रीवास्तव जी का प्रश्न पहले ले लेते हैं। ऋषु श्रीवास्तव जी का ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर सवाल है सर। इनका 4000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं बीसीजी के, और ये 28 रुपये 50 पैसे पर इन्होंने लिए हुए हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक के 7000 शेयर ले रखे हैं 22 रुपये 30 पैसे पे। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों शेयरों में और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, तो अभी आपकी क्या सलाह रहेगी? ब्राइटकॉम ग्रुप की बात अगर करें तो आज हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनकी खरीद से करीब 1 रुपये के आसपास नीचे है, 1-2 रुपये इनकी खरीद से 5-6 रुपये नीचे है, 28 रुपये की इनकी खरीद है। एक महीने के अंदर 20% टूट गया है सर ये शेयर, और पिछले 6 महीनों में के पे अगर के चार्ट पे देखें तो 4-5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए? नुकसान में है और शेयर खरीदना चाह रहे हैं। देखिए विपुल जी, ब्राइटकॉम वो स्टॉक है जिसमें कि जबरदस्त स्पेकुलेशन देखने को मिल रहा है लोअर वॉल्यूम के साथ। अगर फ्रीज लगते हैं तो 22 रुपए का फ्रीज जाता है 34 रुपए तक, 34 रुपए का फ्रीज आता है 25 रुपए तक, 25 रुपए का फ्रीज 32 रुपए, 32 रुपए का फ्रीज अब आया 22 रुपए। बिल्कुल गलती मत करिएगा यहाँ पर ये स्टॉक परचेज करने की। 200 डीएमए देखिए, शॉर्ट टर्म डीएमए देखिए, टेक्निकल चार्ट पे पुअर है, फंडामेंटल बहुत अच्छे नहीं है। मैंने आपके ही प्रोग्राम पे जब 18 और 20 रुपए था लोगों को बताया था ये निकलने का मौका है, खरीदारी करने की चिंता मत करिए। ये न्यूज बेस्ड और स्पेकुलेटिव चल रहा है, फिलहाल एवरेज करने की राय नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी डालकर रखें। अगर ये 20-21 रुपए के नीचे क्लोज हो जाता है तो बिना सोचे समझे सौदा काट दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये तब आपको 12 से 8 रुपए के बीच, फिर से सुन लीजिए, 12 से 8 रुपए के बीच मिलेगा, और अभी का पैटर्न यही दिखा रहा है। तो फिलहाल एवरेज नहीं करना, सिर्फ ध्यान रखना है 20 रुपए के नीचे जाता है सौदा काट दीजिए। विपुल जी के प्रोग्राम में वापस कॉल करिएगा, या फिर हम लोग अभी स्टॉक्स की चर्चा करेंगे उनमें लीजिए। दूसरा स्टॉक आपने बताया साउथ इंडियन बैंक। जी। अब साउथ इंडियन बैंक को यहां पर देखते हैं तो देखिए ये स्टॉक इस समय प्रॉफिट बुकिंग जोन में आया 23 रुपए के बाद। तो एक काम करिए, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, आप जो ब्राइटकॉम में जितना भी सौदा खड़ा है ना, लॉस हो गया कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करिए, यहां पर उसकी जगह साउथ इंडियन बैंक खरीद लीजिए। ये 22 रुपए हो जाएगा। अगर 22 रुपए हो गया तो आपका लॉस रिकवरी भी हो जाएगा, और जो उधर आपको लॉस हो रहा है 4-5 रुपए का वो भी रिकवर करा देगा। 22 से 25 रुपए का टारगेट है, तो साउथ इंडियन बैंक में पोजीशन स्विच कर लीजिए। लिक्विड है, कम से कम अच्छी जगह पे निकलने का मौका तो मिलेगा, और इस समय अर्निंग्स अच्छी चल रही हैं, एनपीए लो हुए हैं, और फंडामेंटल अच्छे हैं। चार्ट के पैटर्न पे बॉटम आउट हो रहा है, और 19 रुपए का लेवल इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है 17 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो दोनों स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। चलिए, बहुत शानदार स्ट्रेटजी है सर। यहाँ से तो निकल जाइए आप ब्राइटकॉम से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंस गए तो बड़े लंबा फंस जाएंगे आप। 12 रुपए तक के टारगेट बता रहे हैं, नीचे आ सकता है रवि जी। वहाँ से स्विच कर जाइए आप साउथ इंडियन बैंक में। आप पहले से ही इन्वेस्टेड हैं, आप और ख़रीदना भी चाह रहे हैं, तो आपको जो भी खरीदारी करनी है साउथ इंडियन बैंक में, यहाँ का नुकसान आप वहाँ भेज दीजिए, और वहाँ पे जो है आने वाले समय में अगर ये शेयर में तेज़ी आती है तो उस नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ऋषु जी आपको आपकी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। सुजल राणे जी ने टिप्पणी की थी कार्यक्रम जब शुरू नहीं हुआ था। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार सुजल जी। और कह रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वेटिंग। सर क्षमा चाहते हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ा आज 2-4 मिनट, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन चलिए कुछ एक और दर्शकों के सवाल लेते हैं। राघव जी का प्रश्न जरा डिस्कस कर लेते हैं। राघव जी ने लिए हुए हैं, कहे 2 दिन पहले ही इन्होंने हैथवे केबल के शेयर लिए थे 15 रुपये 45 पैसे के भाव पर। कह रहे हैं आज 2% ऊपर है, कृपया मुझे स्टॉप लॉस और लक्ष्य बताएं कि यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है। हैथवे केबल पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने सवाल, काफ़ी पिछले कुछ दिनों के अंदर काफ़ी सवाल आए हैं सर हैथवे केबल के अंदर, लेकिन शेयर में ऐसी कोई मोमेंट है नहीं कि मतलब जिसको लेकर के लोग इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 4.25% के आसपास का मूव रहा है, एक महीने में हम 4-5% का मूव थोड़ा बहुत देखने को मिला है, लेकिन काफ़ी सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं हाल फिलहाल में, पिछले एक हफ्ते के अंदर हम देख रहे हैं। वजह मुझे भी नहीं पता, आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखिए सबसे बड़ी बात है विपुल जी, ये आजकल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल वाले उन्होंने एकदम जीना हराम कर रखा है। ये खरीद लो, यहाँ पे स्टेक ले लिया है, कल ही रिलायंस
कितने स्टेक इस पे खरीद लिया है, बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये सब इतने फ्रॉड हो गए हैं कि जितना सेबी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उतने ज्यादा, मतलब आप होता है ना जैसे कि ह्यूमन बीइंग की नीयत होती है कि आप कह दीजिए कि आपको यहाँ पर नहीं बैठना है तो आदमी वहीं पर बैठने की कोशिश करेगा। जहां पर कह दीजिए गेट से नहीं जाना है, आदमी कहेगा मैं इसी गेट से निकलूंगा। तो ये जो स्टॉक्स पे आजकल टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल वाले हैं ना, इतने बर्बाद हैं कि उनका चैनल तो चल रहा है, उनको तो रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बेचारे क्लाइंट्स जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। आंख बंद कर लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये इंस्टाग्राम सिर्फ नाचने गाने के लिए बढ़िया है सर, कोशिश मत करिए यहाँ पे कमाने की, कोशिश फ्री में नहीं होती है। R&D करिए, मेहनत करिए, स्टॉक को समझिए। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके पीछे 10 लोगों की टीम है, कैमरामैन है, एडिटर है, बिल्कुल। प्रोड्यूसर है। इस मेहनत को समझिए सर, ये मेहनत है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो आपको रिक्वेस्ट होगी कि इस तरीके के स्टॉक से दूर रहिए। अब मोमेंटम में हैथवे का कुछ नहीं है सर, फंडामेंटली पुअर है, बकवास स्टॉक है, इसको बकवास स्टॉक की कैटेगरी में डाल दीजिए। क्या है, 15 है 16 हो जाएगा, 16 से फिर 5 रुपए रह जाएगा, आप फंस जाएंगे। जब आप खरीदेंगे गिर जाएगा, जब आप बेचेंगे बढ़ जाएगा, और आपको लगेगा कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक से अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो मौका है। 15 रुपए 65 पैसे चल रहा है भैया, 16 रुपए आए, जान छोड़ो, दूसरा स्टॉक खरीदो जिनमें दम खम हो। ये सब कुछ नहीं है। और प्लीज यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन्वेस्टी छोड़ दीजिए। हम्म, ऐसे फ्री में कोई ज्ञान मत लीजिए सर। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो चुनिंदा एनालिस्ट को फॉलो कीजिए, चुनिंदा चैनल को फॉलो कीजिए जो कि आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं। रवि जी इतनी मेहनत करके रिसर्च करके ले आते हैं, आखिर में आपको कुछ शेयर बताएंगे भी, और उस तरह के अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों पर नज़र रखिए, आखिर में वजह क्यों है, क्यों खरीद रहे हैं आप। तो खुद भी पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए। तो यहाँ पे आप निकल जाइए हैथवे केबल से, ये आपके लिए सलाह है। इस बीच उत्पल जी हमारे साथ जुड़े हैं और हैं गुवाहाटी से। उत्पल जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं उत्पल जी आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। और मौसम कैसा है गुवाहाटी का इस समय? गुवाहाटी का ठीक ही है, थोड़ा गर्मी कभी 20 में 22 भी होता है। अच्छा अच्छा, बाढ़ की स्थिति तो नहीं है वहाँ पे? नहीं, अभी थोड़ा कम हो गया, कम हो गुवाहाटी गया। में नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या है सर आपका? मेरा क्वेश्चन 2 है। एक तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का मैंने लिया था 130 रुपये में 2500 शेयर्स, हम्म, और एक ABFRL 213 रुपये में 600 शेयर्स लिया है। शॉर्ट टर्म का व्यू है, दोनों में थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी थोड़ा रुक जाओ और अभी सेल कर दूं, वही कुछ इंजीनियर्स इंडिया कितने पे लिए हैं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। 130। 130 पे, चलिए अच्छे, आप 130 पे लिए हैं, 152 चल रहा है। क्या कितने समय का नज़रिया है, कितने समय होल्ड कर सकते हैं? ना, अभी तो एक हफ्ता हुआ है, तो ऊपर जाने का होगा तो थोड़ा दिन रुक जाएंगे, 1-2 हफ्ते और। 1-2 हफ्ते और, मतलब छोटा ही नज़रिया है। 1-2 हफ्ते पहले लिए थे, 1-2 हफ्ते और रुक सकते हैं। और बात भी सही है, 1 महीने के अंदर ही 32% इंजीनियर्स इंडिया का शेयर भाग गया है, तो अच्छे प्रॉफिट में है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पर हो सकता है, ताकि आपका मुनाफा जो है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी है। 6 महीने के अंदर 77% 78% का रिटर्न सर इंजीनियर्स इंडिया में देखने को मिला है। क्या सलाह रहेगी सर इंजीनियर्स इंडिया पे? इसके अलावा इन्होंने आदित्य बिरला के भी शेयर ले रखे हैं। देखिए, मैं तो दोनों पे बहुत पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट आदित्य बिरला जो है वो अभी यहाँ से ABFRL में अच्छा खासा मोमेंटम है। और जो आज मैंने आपको स्टॉक टॉप स्टॉक्स रिकमेंड किए, उनमें भी एक स्टॉक आदित्य बिरला फैशन है। तो मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल ही गया होगा, लेकिन उनको उसका स्टॉप लॉस में और टारगेट जो है वो प्रोग्राम के एंड में मिलेगा। हाँ, इसमें आप बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए। 170 से 185 रुपए, ये 2 लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, उन लेवल्स को आ जाने दीजिए, तब प्रॉफिट बुक करिएगा। रही बात स्टॉप लॉस की, 145 का यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस 5 रुपए का बनता है, उसको लेकर चलिए जी। चलिए, तो दोनों ही शेयर काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप बने रहिए यहाँ पर। जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका ख्याल रखिए, ताकि आपका मुनाफा जो है वो सुरक्षित रहे यहाँ पर। इस बीच कुछ एक और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। कपिल देव जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कपिल देव जी नमस्कार कह रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रश्न आ गए हैं, लेकिन ज़रा शिल्पी अग्रवाल जी का पहले प्रश्न ले लेते हैं। शिल्पी अग्रवाल जी
कह रही हैं सर नील कमल पर आपका क्या नज़रिया है। इसके अलावा इन्होंने एक प्रश्न और भी भेजा है, कह रही हैं कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स की तेज़ी में इन स्तरों पर क्या और ख़रीदना चाहिए क्या। तो सर दो सवाल हैं इनके, एक तो नील कमल के ऊपर राय जानना चाह रही हैं और साथ ही साथ एपीएल अपोलो ट्यूब की तेज़ी में क्या और ख़रीद सकते हैं ये जानना चाह रही हैं। इसका मतलब पहले से इन्होंने खरीदे होंगे। योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? और धन्यवाद राम राम के लिए। बताइए सर, क्या आप क्या सलाह देंगे इनको, शिल्पी जी को? देखिए जी बिल्कुल, देखिए नील कमल अच्छी जगह पे है, अच्छे पोटेंशियल के साथ है। 2726 रुपए का स्टॉक चल रहा है और थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है तो और अच्छा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। चार्ट पैटर्न पे बहुत अच्छे ब्रेकआउट के साथ है, डेली चार्ट पर अपवर्ड ट्रेंड में है, तो सारे पैरामीटर को फिट करता है। अब आता है कि टारगेट कितना आएगा। पहला टारगेट 3000, दूसरा टारगेट 3200। ये दो टारगेट के लिए आप यहाँ पर अभी वेट कर सकते हैं इस स्टॉक में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एकुमुलेशन करना है, खरीदारी करनी है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलें। ठीक। इस बीच जो है विनीत जी ने प्रश्न भेजा है और ये पूछ रहे हैं कि सर नेट वेब टेक्नोलॉजी में लंबी अवधि के लिए क्या करना चाहिए। कल की लिस्टिंग है सर, शानदार लिस्टिंग है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि लॉन्ग टर्म में अभी खरीदना चाह रहे हैं या आईपीओ में इनको कुछ शेयर मिल गए थे। तो विनीत जी जब भी प्रश्न भेजिए तो थोड़ा सा डिटेल में भेजिए ताकि आपके माध्यम से जो बाकी दर्शक हैं उनको भी हम उत्तर दे सकें। तो सर अभी उन लोगों को जिनको कि आईपीओ में पैसे मिल रहे थे और डबल हो गए पैसे, और आजकल तो सर हम देख रहे हैं उसके बाद से तो बाकी आईपीओ के अंदर भी धमाल मचा हुआ है। तो अभी नेटवर्क टेक्नोलॉजी कल की लिस्टिंग है, क्या करना चाहिए सर? अभी लॉन्ग टर्म नज़रिया इनका है, बने रहें या फिर जिसको प्रॉफिट मिल रहा है निकल लें? देखिए मैं बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं और मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत बार कोशिश करी है लोगों को इस तरीके की स्ट्रेटजी बताने की। अब आईपीओ का है, अगर आप मुझे बोले तो मैं 1 मिनट में स्ट्रेटजी बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए सर। देखिए सबसे एक फॉर्मूला लिख के रख लीजिए, नोट पैड। आपके जो दर्शक है मैं कहूंगा नोट पैड लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले जब भी आईपीओ लिस्ट होता है, आपका आईपीओ आपके वैल्यू से ऊपर लिस्ट हो रहा है, 50% मुनाफा बिना किसी एनालिस्ट से पूछे बुक कर लीजिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 100 रुपए का आईपीओ आया था, 100 रुपए से 150 रुपए पे लिस्ट हो गया, 50% मुनाफा बुक कर लीजिए और 150 रुपए लिख के रख लीजिए कि आपने 150 रुपए पे मुनाफा बुक कर लिया। अब वो 150 रुपए के नीचे अगर 3 दिन बंद हो जाता है, 3 दिन फॉर्मूला है ये, 150 रुपए के नीचे 3 दिन बंद हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो भी आपका बचा हुआ स्टॉक है उसको निकाल दीजिए। और अगर ये नहीं होता तो फिर चलने दीजिए और महीने के अंत में, यानी 1 तारीख को स्टार्ट करा, 30 तारीख को जो क्लोजिंग प्राइस है उसको नोट कर लिया। उस क्लोजिंग प्राइस से जिस दिन 3 दिन नीचे बंद हो जाए पूरा सौदा काटना है। ये 3 दिन का फॉर्मूला आपको तब तक चलाते रहना है जब तक आपको वापस से 50% का मुनाफा ना मिले। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी, जिन्होंने लिस्ट हुआ और स्टॉक नीचे खुला। अरे तब तो कुछ पूछना ही नहीं विपुल जी, बस थैंक यू करिए, स्टॉक में एक बार एग्जिट कर जाइए। दोबारा अगर आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेने के लिए आपने पैसा डाला है तो लिस्टिंग गेन में 50% मुनाफा बुक करिए। नीचे लिस्ट हुआ, सौदा काट दीजिए। हजारों स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको मौका मिलेगा, तो उनकी तरफ बढ़िए, क्योंकि लिस्टिंग में जो शेयर में गिरावट आती है वो गिरावट 40% तक अमूमन देखी गई है और इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 70 से 80% है। तो आप क्यों 70-80% में फंसेंगे? बचिए ना। जैसे ही लिस्ट होता है, नीचे लिस्ट हुआ एग्जिट कर जाइए, स्ट्रेटेजी फिर डिस्कस कर लीजिए। पॉजिटिव लिस्ट हुआ 50% बुक करिए और क्लोजिंग स्टॉप लॉस चलाते रहिए। तो उम्मीद है जो तुम्हारे दर्शक होंगे वो जो है इस फॉर्मूले को पूरी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। हालांकि अगर ये ज्ञान जो है हमें वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में मिला होता तो थोड़ा सा और अच्छा होता, तो दोबारा एक बार रिपीट करवा देंगे सर से। अभी थोड़ी देर में शौर्य आते होंगे आज के आंकड़े लेकर के, तो उस पर भी हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन इस बीच काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। विकास जी कह रहे हैं हेलो सर। हेलो विकास जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं क्या एमएनएम, एशियन पेंट्स और एचयूएल में करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं? कई सारी अच्छी कंपनियां इन्होंने चुनी, लेकिन एमएनएम की सर जो बात है, ये जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली इस वजह से कि कंपनी आरबीएल बैंक में हिस्सा खरीद रही है, इस बड़ी गिरावट की वजह आपको क्या लगता है आखिर में इस गिरावट की वजह क्या है? और क्या ये गिरावट खरीदारी का एक मौका है? और इन्होंने 3 शेयरों में बात की है, एक एशियन पेंट है और उसके अलावा ये एचयूएल में भी खरीदारी करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर
कई चीजें हैं। एक तो पहली बात है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको इस स्टॉक में एक बार को जरूर देखने को मिली, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा रैली कर गया था। 1100 रुपए से स्टॉक अगर आपको 1600 रुपए हिट करता है तो मुझे लगता है कि एक सफिशिएंट रिटर्न है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो अभी हाई से गिरा है वो एक सिंपल एक ट्रेडिशनल करेक्शन है जिसे आप फिबोनाची में फॉलो करते हैं। 33% का करेक्शन एक आना, ये एक ट्रेंडिंग पैटर्न है जिसे यहाँ पर एमएनएम फॉलो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 1400 के आसपास आते ही वापस अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा बाइंग के लिए, पहला। दूसरा, फंडामेंटल फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ये सब करेक्शंस हेल्दी करेक्शन कहलाते हैं, इनमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है विपुल जी, क्योंकि अगर इस तरीके के करेक्शन नहीं होंगे तो नए इन्वेस्टर आएंगे नहीं, रैली आपको दिखाई नहीं देगी। अब डेली चार्ट पे आप देखिए 200 डीएमए जो आ रहा है वो आ रहा है 1320 के पास। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस में अगर शॉर्ट देखते हैं तो 30 दिन 25 दिन का मूविंग एवरेजेस के नियर अबाउट स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आरएसआई पर देखिए इस समय 40-45 के आरएसआई डेली आरएसआई पर मूव कर रहा है। अब फंडामेंटल फैक्टर पे डिसअपॉइंटमेंट आया, टेक्निकल में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, टेक्निकल में वापस अट्रैक्शन आ गया। तो अगर बाय करना है तो कोशिश करें कि 1400 के जितना पास बाय करें उतना अच्छा। टारगेट होगा आपका वापस से 1600, स्टॉप लॉस होगा 1350, यानी कि 1400 पे बाय किया, 200 रुपए मिलने को है, 50 रुपए जाने को है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बेहतर है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा स्टॉक आपने एशियन पेंट बताया था, राइट? जी बिल्कुल। एशियन पेंट में देखिए इस समय एशियन पेंट में डिसअपॉइंटमेंट आया, प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए देखने को मिली। रिजल्ट का से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, वो नहीं आया। लेकिन चार्ट में भी अब सेम चार्ट लगभग एमएनएम की तरीके से ही आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट पे 2800 रुपए का माल आपका 3500 रुपए तक पहुंच चुका और आज 3400 रुपए चल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अब प्रॉफिट बुकिंग अभी कितनी आएगी? आएगी अभी 33 से 3200 के बीच में। अब यहां पर 200 डीएमए को अगर देखते हैं तो उसकी वैल्यू करीब आ रही है 3000 के पास, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा। 32 के पास खरीदिए, 36 का टारगेट रखिए, 3000-3100 के बीच का स्टॉप लॉस, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। बने रहिए स्टॉक में, जल्दबाजी मत करिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर चलाते हैं तो बेहतर मुनाफा मिलेगा। ठीक, चलिए इस बीच जो है कैलाश चंद्र अग्रवाल जी हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद से बजिंग स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं। कैलाश चंद्र जी जानना चाह रहे हैं कि सर यस बैंक के बारे में बताइए, मैं 1000 शेयर खरीदना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे बैंक हैं सर, यस बैंक सस्ता दिख रहा है, क्या इस वजह से आप लेना चाह रहे हैं? चलिए पूछते हैं यहाँ पे कि क्या यस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यस बैंक 16 रुपये 85 पैसे के भाव पर अभी ट्रेड करता हुआ सर, ये 1000 शेयर खरीदना चाह रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 1.5-1.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। बहुत अनयूजुअल मूवमेंट सर यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या यस बैंक में पैसे लगाने लायक है करंट लेवल पे? विपुल जी, फिर से व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूनिवर्सिटी का ये सवाल है। मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे तो आपको इस समय यस बैंक के ऊपर इतने वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैंने तो जिंदगी का सब कुछ छूट गया मेरे साथ में, यस बैंक छूट गया मेरे से। अब वही चाल यहाँ पे चल रही है। एक और स्टॉक है, इसके मित्र बहुत हैं, यस बैंक के मित्र हैं आइडिया, आजकल उस पर भी जबरदस्त न्यूज चल रही है। इसका मित्र है आर पावर, उस पर भी जबरदस्त न्यूज चल रही है। सुजलॉन भी एक तरीके से निकला और वापस से 22 के बाद लोगों को धोखा देना शुरू कर चुका है, वापस 15 रुपए आ जाएगा। तो 3-4 स्टॉक्स तो मैंने ही बता दिए, समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। कुछ मत करिए, दूर रहिए। 16 रुपए का स्टॉक है, वापस 12-13 रुपए आता है तो फिर वापस तब देखेंगे। लेंगे बिल्कुल लेंगे, लेकिन सही जगह पे। ठीक, एक छोटी सी टिप्पणी और सर, कपिल देव जी की सवाल ले लेते हैं, फिर तुरंत आते हैं बजिंग स्टॉक्स पे। कह रहे हैं कि सर उत्कर्ष फाइनेंस से क्या आप एग्जिट कर सकते हैं? 8 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हैं? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की अभी हाल फिलहाल में ही जो है लिस्टिंग हुई, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली थी। इन्होंने पता नहीं आईपीओ में लिए थे या उसके बाद लिए, 8 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है इन्हें। अरे सर, आईपीओ में लिए नहीं लिए, उत्कर्ष फाइनेंस पे आपके आईपीओ पे चर्चा हुई थी, मुझे याद है। और शायद विपुल जी आप उस बाइट काफी थोड़ा सा बाइट ढूंढने पड़ेगी, लेकिन बने रहिए, 70 रुपए के टारगेट आएंगे जल्दी। तो मुझे लगता है कि 7 रुपए का बढ़ के 8 रुपए का जो है वो आपका 28 रुपए तक जाएगा, तो जल्दबाजी क्या करनी है। ठीक है, 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 28 रुपये तक जाएगा प्रॉफिट। बने रहिए सर। तो कपिल देव जी, आपको बिल्कुल इस समय परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब
नजर डाल लेते हैं अब जरा बजिंग स्टॉक्स पर। बजिंग स्टॉक्स में आज सभी वैसी कंपनियां हैं जहां पर नतीजे निकल करके आए, क्योंकि नतीजों का सीज़न है और इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं रही है। जरा लेकर के आइए, जरा उन शेयरों पर नजर डालते हैं जहां पर अच्छे बुरे नतीजों के चलते शेयर में मोमेंटम बना हुआ है। सबसे पहले अजंता फार्मा की बात करेंगे। अजंता फार्मा पूरे फार्मा पैक में हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। आय मुनाफे में करीब 14% का इजाफा, कंपनी की आय में हम देख रहे हैं 7.4% की तेज़ी, और ये करीब 1021 करोड़ रुपए रही है। आज मोमेंटम में है शेयर अजंता फार्मा का। कंपनी ने 25 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। तो शानदार नतीजे, और नतीजों के चलते आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि मोमेंटम देखने को इस कंपनी में मिल रहा है। करीब सुबह हम देख रहे थे करीब 6% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और अभी भी एक तेज़ी देखने को मिल रही है, और अब करीब 7.25% ऊपर अजंता फार्मा का शेयर 1670-1671 पर ट्रेड करता हुआ। रवि सर, कैसे देख रहे हैं आप? अभी भी क्या कोई अपसाइड बचा हुआ है यहाँ पर? और 2-3 दिनों के अंदर जो फार्मा के अंदर मूव देखने को मिल रहा है, ये कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि नई ऊर्जा आ गई है बिल्कुल फार्मा सेक्टर के अंदर। 21 महीनों के ऊंचाई पर इंडेक्स पहुंच गया कल। देखिए, फार्मा में तो तेजी रहेगी, और अभी मुझे लगता है जो ये आपने अजंता फार्मा का स्टॉक देखा जो अभी इस समय 1671 चल रहा है, ये बढ़ते हुए 1750 तक तो इमीडिएट बेसिस पे जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मुनाफा वसूली का सजेशन दूंगा, क्योंकि 200 डीएमए जो है डेली चार्ट पर वो है 1280 के पास, और अगर उस हिसाब से देखें तो डाइवर्जेंस बहुत बड़ा हो चुका है, कन्वर्जेंस आने की प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। तो टेक्निकली एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी स्टॉक अच्छा है 1750, और लॉन्ग टर्म पे टारगेट अगर देखते हैं, यानी कि आप 8 महीने 10 महीने के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि 2000 के लेवल जल्द अचीव होंगे। ठीक, चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं स्क्रीन पे। मोतीलाल ओसवाल के भी नतीजे आए हैं, और नतीजों के चलते सुबह तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी बढ़त बनी हुई है। पहली तिमाही मुनाफा 17 गुना बढ़ा है कंपनी का, और ये बढ़ करके 527 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा कंपनी की आय में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखाई दी, और ये बढ़ करके पहुंच गई है 1500 करोड़ रुपए। कैपिटल मार्केट से जो आय है कंपनी की, वो काफ़ी हद तक बढ़ी है, और मुनाफे में कैपिटल मार्केट का हिस्सा बढ़ करके हो गया है 63% के आसपास। तो ये तमाम वो पॉजिटिव ट्रिगर रहे जिसके चलते आज हम सुबह देख रहे थे करीब 5% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 2.5% ऊपर है मोतीलाल ओसवाल का शेयर। सर, कैसे देख रहे हैं आप मोतीलाल ओसवाल? एक महीने में करीब 19% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 837-838 के आसपास ट्रेड करता हुआ। नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, आपकी राय? देखिए, नतीजे तो बिल्कुल शानदार रहे हैं, और इसी वजह से स्टॉक 720 से बढ़ता हुआ 820 तक गया है। तो एक बार रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनती है, वो कर लीजिए। स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और फ्रेश बाय के अगर इन्वेस्टर हैं तो वापस से 760 के आसपास मौका देगा, तो वहां पर फिर से बाय का पोजीशन बनेगा। अभी फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाइए। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिनके पास हो यहाँ पर, क्योंकि कहा भी जाता है बाजार में बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो अब न्यूज़ आ गई है, नतीजे अच्छे आ चुके हैं, तो आप चाहें तो एग्जिट कर लें। चलिए इस बीच अगले समूह पर बातचीत करते हैं, और वो है अदानी समूह। यहाँ पर खबरों का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आज की खबर ये है कि अंबुजा सीमेंट के जो अधिग्रहण के लिए कंपनी ने कर्ज लिया था, अब उसको रिफाइनेंस करने के लिए कई लोगों से बातचीत कर रही है, और कई पी फर्म से कंपनी की बातचीत चल रही है, जिसमें जो बड़े नाम सामने निकल करके आए हैं कुछ एक उसमें बार्कलेस का नाम है, डॉचे बैंक के साथ बातचीत चल रही है, इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ बातचीत चल रही है। तो ये कंपनी को कर्ज दे सकते हैं, करीब 60 से 75 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए ये बातचीत चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा गुरुवार को ही आपको बता दें कि अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़, जो कि अदानी इंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी है, उसने जो है 3231 करोड़ रुपए जो है जुटाए हैं, और यहाँ पर भी बड़े पी फर्म की तरफ से ये रकम मुहैया कराई गई है, जिसमें हम देख रहे हैं डॉचे बैंक भी शामिल था। ये रकम जो है बार्कलेज पीएलसी और डॉचे बैंक एजी से जुटाई गई है। इस तमाम खबरों के चलते आज अदानी समूह के शेयरों में सुबह थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। पिछले कुछ दिनों में सर यहाँ पे काफ़ी खबरें ऐसी आई हैं जिससे कि सकारात्मक रुख देखने को मिला है। अब जैसे कंपनी कैपिटल अपने कारोबार से अलग हो गई, रियल एस्टेट में जो कंपनी थी वहाँ से भी अलग हो गई, फाइनेंशियल कारोबार से अलग हो रही है। फोकस अब जो है मेन काम पर रहेगा कंपनी का। काफ़ी रकम जुटाई भी जा रही है एक्सपेंशन के लिए। आप कैसे देख रहे हैं, क्या आउटलुक में अदानी समूह को लेकर के कोई परिवर्तन आया है आपके अंदर? और अभी अगर अदानी समूह पे कोई स्ट्रेटजी बनानी हो तो क्या रहेगी सर? देखिए विपुल जी, समय समय पर आपने अदानी पे अपडेट दिए हैं, और जब
हिंडनबर्ग के बाद इनका हिट हुआ था, तो वो एक शेयर धारकों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तरीके से निकला था। अभी आप देख लीजिए अदानी ग्रुप के, आपने अंबुजा सीमेंट इस समय आप सामने दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले अंबुजा सीमेंट की बात कर लूं तो देखिए सीमेंट सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है, और आप देखिए वापस परफॉर्मेंस इसकी कितनी तेजी से रिवाइव हुई। 457 रुपए पे स्टॉक पहुंच गया, जबकि ये स्टॉक गिरता पड़ता 350 के पास थका हुआ था, और बहुत जल्द आपको 550 के भी लेवल दिखाई देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तेज है। अब दूसरे स्टॉक की चर्चा करें तो मुझे अदानी इंटरप्राइजेस वापस से 3200 के लेवल दिखाई देते हैं, चाहे वो आप चार्ट पे देखिए, फंडामेंटल देखिए, फैक्टर काफी स्ट्रांग है। अब बाउंस बैक आने के चांसेस थोड़े से यहाँ पर जो है वो आपको बार बार दिखाई देंगे। तो थोड़ा बहुत पैनिक जरूर है, लेकिन रिवॉर्ड काफी बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अदानी इंटरप्राइजेस फोकस करना चाहिए 3200 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो अदानी पोर्ट की तरफ फोकस कर सकते हैं। 762 रुपए का चल रहा है, अट्रैक्शन पे है, बिजनेस अच्छा है, और 850 से 900 रुपए दिखाई देंगे। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिन पे फोकस आपको रखना। तो इन 3 स्टॉक्स पे अदानी के आप नज़र बना के चल सकते हैं। लक्ष्य आपको बता दिए गए, अदानी इंटरप्राइजेस के भी, अंबुजा के भी, अदानी पोर्ट के भी। तो आप जो है अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और कौन सी कंपनी है ज़रा दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर भी जो है नतीजों का ही खेल रहा, और नतीजे अच्छे रहे हैं। 23% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, बढ़कर के 530 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी की जो आय है उसमें हम देख रहे हैं कि 3063 से बढ़कर के 3446 करोड़ रुपए के आसपास रही है। तो अच्छे नतीजों के चलते जो है आज हम देख रहे हैं कि सुबह करीब 2-2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी इस गिरते बाजार में भी। एबिटा जो है 29% से बढ़ करके 664 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। सर, BEL पे आपकी राय जानना चाहेंगे। कंपनी के पास जो 1 जुलाई तक ऑर्डर बुक है वो काफ़ी मजबूत है। 65,356 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। डिफेंस क्षेत्र की अच्छी कंपनी है। आप क्या सलाह देंगे इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के? विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर तो मैं आपसे ही पूछूं, क्योंकि आपके प्रोग्राम पे BEL तो मैंने इतनी बार रिकमेंड किया है कि मुझे तो अब उसके प्राइसेस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक मुझे याद आता है, जब 100-110 रुपए था तब हम लोग कहते थे कि बहुत जल्द 130 रुपए आ जाएगा। आज 130 रुपए आ गया है, तो अब अगला टारगेट देने की जरूरत है, तो 150 रुपए। यानी कि अभी भी यहाँ से आपको अच्छी खासी रैली मिलती है। बिल्कुल बने रहिए, डिफेंस स्टॉक में छोड़ना नहीं है। और अभी मैंने डिफेंस स्टॉक पे 5 स्टॉक यहाँ पर रिकमेंड किए थे, जिनको की कहा था कि इनको पकड़ कर रखिए, लॉन्ग टर्म पे साइकिल दौड़ानी है। तो पहला स्टॉक BEL है, यानी भारत, जो आपने इसको फोकस किया। दूसरा स्टॉक BML है, तीसरा स्टॉक HAL है, और चौथा स्टॉक है मैसडॉक। तो ये 4 स्टॉक हैं, और 5वां स्टॉक भी है, लेकिन हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। तो 4 स्टॉक तो चलिए, मुझे लगता है ये चुन चुन के लिए आपने बचा के रखा हुआ है, तो वो सेगमेंट पे बातचीत करेंगे इस पर। लेकिन वाकई में मैसडॉक तो काफ़ी शानदार मूव सर। मुझे याद है कि आपने रिकमेंड किया था, और मतलब ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कितनी खबरें भी आ रही हैं, इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और शेयर भी लगातार मजबूत बना हुआ है। चलिए, इस बीच अगली कंपनी लेकर के आइए ज़रा स्क्रीन पर, वहाँ देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इंटेलेक्ट डिज़ाइन के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, और सरप्राइजिंग रिजल्ट रहे हैं बल्कि कह सकते हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी इस तरह के नतीजों की। कंपनी का मुनाफा 36% बढ़कर के 94 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी की आय में हमने देखा कि 18% की बढ़त देखने को मिली, और ये बढ़कर के 639 करोड़ रुपए के आसपास रही है। सबसे बड़ी बात, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का, उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, और ये करीब 57%, 56.8%, करीब 57% के आसपास रहा है। और सुबह हम देख रहे थे कि सुबह से ही करीब 12-13% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी अगर देखें, शेयर पे नज़र डालें तो 16% ऊपर, मतलब पौने 16% ऊपर। तो सुबह से जो तेज़ी बनती हुई दिखाई दी थी, बाजार की गिरावट भी इसको हिला नहीं पाई, और तेज़ी जो है बढ़ती हुई दिखाई दी है। सर, आप कैसे देख रहे हैं? ज़रा इस पर ज़रा नज़र डालिए एक बार, और बताइए कि आखिर में क्या नज़रिया यहाँ पर अपनाना चाहिए। सुस्त चाल देखने को मिल रही थी, लेकिन आज की इस तेज़ी ने तो मतलब जो इसकी पुराना प्रदर्शन रहा है उसको सबको भुला दिया है। आपकी सलाह? देखिए, 34 के पी पे स्टॉक चल रहा है, और आज का जो जब अब रिजल्ट जो आया है उसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 28 के पी के नीचे जाता है। इंडस्ट्री पी यहाँ पर 38 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, जवाब मिल गया। स्टॉक जो है वो भागना तो है ही है, और भाग चुका 16%, लेकिन बट अभी रैली ऐसा नहीं है कि रुकेगी।
थोड़ा सा करेक्शन जरूर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं आएगी। और अभी टारगेट के हिसाब से देखें तो मुझे इमीडिएट बेसिस पे 700 के आसपास के लक्ष्य दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। 16% की चाल देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्टॉक अब गिरने पे आएगा, लेकिन 660 655 के बीच मिल जाए तो आपके लिए अच्छा है। 700 का लक्ष्य यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आएगा। 700 का लक्ष्य यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो आज की तेज़ी के बावजूद अभी 25-30 रुपए के ऊपर की और अपसाइड जो है देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है रवि जी का। चलिए अब जरा अगली कंपनी पर नजर डालते हैं और बिरला सॉफ्ट पे क्या कुछ खबर है वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी नतीजे आए हैं और कंपनी का मुनाफा करीब 14% बढ़ा है। ये बढ़कर के 137.5 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय पे अगर नजर डालें तो यहाँ पर 9% का इजाफा देखने को मिला है, 1154 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं करीब 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है बिरला सॉफ्ट के अंदर। बिरला सॉफ्ट सर आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है आपको? क्या नज़रिया अपनाना चाहिए? आज सुबह से थोड़ा सा मोमेंटम में ये शेयर बना हुआ है, अभी भी 2.5% ऊपर है, हालांकि ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिए वो तो प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई दे रही है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस समय विपुल जी आईटी सेक्टर जो पूरा का पूरा है ना, ये आगे आने वाले 2 सालों में थोड़ा सा सफर करता हुआ नजर आएगा। और 1 साल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं 2 साल की बात कर रहा हूं। तो अगर आप यहां पर देखें तो की बेस्ड पॉइंट पे ही स्टॉक जो है वो चलेगा। अब बिरला सॉफ्ट है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, वापस बढ़ रहा है। मुझे लगता है 420 430 के लक्ष्य के आसपास आते ही थक जाएगा और फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। रिजल्ट्स की वजह से जो इम्पैक्ट आया है वो रहेगा। इतना बढ़िया रिजल्ट अगर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से आप एक चीज देखिए कि जो कमेंट्री आ रही है इस समय आईटी सेक्टर से, चाहे वो बिरला सॉफ्ट की हो या फिर आप इंफोसिस की देख लीजिए, टेक महिंद्रा की देख लीजिए, उसमें काफी हद तक जो है वो कमी देखने को मिल रही है। एज पर एक्सपेक्टेड उनको भी पता है कि आगे जो है वो अर्निंग्स टफ होने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना ज्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो भी करेक्शन अच्छा मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। तो प्रॉफिट आ रहा है तो लेना चाहिए। अभी बढ़ेगा, 430 रुपए तक का लक्ष्य मैं मान के चलता हूँ चलेगा।